हेलो एवरीवन। सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं यही आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि वुड यू थिंक टेक इम्पोर्टेंट डिसीजंस फॉर योर स्टेट। आपको क्या लगता है कि आपके जो स्टेट के इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट डिसीजन मतलब एनी लॉ इशूज रिलेटेड टू लॉज, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, वेलफेयर या सोशल स्कीम्स, ये सारे डिसीजंस कौन लेता है? पीएम मीन्स प्राइम मिनिस्टर, सीएम चीफ मिनिस्टर और एमएलए, लोकल एमएलए, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं। तो कौन लेता है डिसीजंस? सो इसका सिंपल सा जवाब है कि आइए इसी से जानते हैं, ठीक है। सीएम या एमएलए लेते हैं डिसीजन, या मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम लोग कह सकते हैं कि सीएम ही स्टेट के डिसीजंस मोस्टली लेते हैं, सीएम एंड द मिनिस्टर्स, ओके, स्टेट मिनिस्टर्स। अच्छा, अब इसी में एक बात निकल के आती कि ये मिनिस्टर्स कैसे सिलेक्ट हुए, मिनिस्टर्स कैसे बने, और ये एमएलएस कौन है, दैट who are the MLAs. So today we'll find out that who are MLAs, ठीक है, who are the MLAs, ठीक, and who are the ministers, and who elect the chief ministers, how do chief ministers is elected. Okay, so today we are going to start with class 7 political science and class 7 political science topic. It is how the state government works. ये टॉपिक आपको क्लास 7 एनसीईआरटी में मिलेगा, यही हम लोग आज डिस्कस करेंगे, दैट हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। इन आवर last class, means in the class when we are discussing on class 6 topics, we have studied about the local self government, local government. Above the local government here comes the state government, and above the state government it comes the central government. Okay, so अभी हम लोग मिड, जो कि एक गवर्नमेंट का तीन जो मतलब होते हैं, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अभी हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट के क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं, हाउ डू स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, ओके, दैट व्हाट आर द ऑर्गन्स एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स। ओके, so the state government comprises of, we can say, MLAs, CM, governor, ministers, we can also say state ministers, not we can state ministers, yes, okay, so state ministers who head the various departments. Okay, these are the constituents of the state governments. Okay, so first of all we will discuss about the MLA. Now MLA, or member of legislative assembly. So MLA, जिसको हम लोग विधानसभा सदस्य भी कहते हैं, ये कैसे बनते हैं, विधानसभा सदस्य कैसे बने? ओके, विधानसभा सदस्य बनने से पहले जान ली कि ये क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है। इसके लिए पहले आपको एमएलए ही जानने पड़ेंगे, तब हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करेंगे। ओके, सो एमएलएस आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ओके, सो व्हेन वी से पहले अगर हम लोग देखें, एमएलएस are elected by people, means the citizens of India through election process. Okay, MLAs also form they also form
the government. Okay, they also form the government, यानी MLAs गवर्नमेंट बनाने में एक हेल्प करते हैं, मतलब गवर्नमेंट का ही पार्ट है, ठीक है, दे ही गवर्नमेंट बनाते हैं, दे फॉर्म द गवर्नमेंट. ओके, एंड दे आर इलेक्टेड members of legislative assembly. क्या होता है कि जब सिटीजन्स इलेक्ट करते हैं एमएलएस, मतलब जब सिटीजन्स इलेक्ट करते हैं तो ये गवर्नमेंट बनाते हैं, ठीक है, एमएलएस. उसके बाद यही एमएलएस डिस्कशंस करने के लिए, पब्लिक डिस्कशंस, डिबेट्स और मीटिंग्स करने के लिए कहाँ जाते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली में जाते हैं. वहीं पे ये डिस्कशन सारा करते हैं. किस चीज का डिस्कशन? डिस्कशन रिलेटेड टू पब्लिक वर्क्स, दैट हाउ द पब्लिक वर्क टेक्स प्लेस, हाउ द पब्लिक वर्क शुड टेक प्लेस, एंड द वेरियस स्कीम्स एंड द वेरियस लॉज दैट शुड बी ड्राफ्टेड, और द बिल्स और द वर्क्स ऑफ द गवर्नमेंट. ये लोग यही डिस्कस करते हैं. तो अगर हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में बात करें, सो लेजिस्लेटिव असेंबली इज द प्लेस वेयर all the MLAs or members were elected come together for public discussions, या डिस्कशंस हम लोग कह लें, फॉर डिस्कशंस. डिस्कशंस ऑन व्हाट? डिस्कशंस ऑन पब्लिक इश्यूज. Now, what are the public issues? Issues related to health, education, infrastructure, or the work of the government, or the report card of the government. They also have to discuss the report card of the government, or what work they have done in their constituencies. Okay? So, ये सारी डिस्कशन करने के लिए कौन सी जगह होती है? लेजिस्लेटिव असेंबली होती है. समझ में आया आपको? I hope you have understood that what is the legislative assembly and what the MLAs now. अच्छा, ये एमएलए, मतलब एमएलए गवर्नमेंट कैसे बनाते हैं? हाउ डू एमएलए फॉर्म द गवर्नमेंट? और यही एमएलए चीफ मिनिस्टर कैसे बनाते हैं, इस पे भी हम लोग डिस्कशन अब करेंगे. आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि हाउ डू एमएलएस बिकेम चीफ मिनिस्टर्स? हाउ डू MLA became minister? और चीफ मिनिस्टर. आपको पता है कि जो हमारे स्टेट के, यूपी के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी एक एमएलए ही है. मींस ही इज आल्सो अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. ओके, और जो अदर मिनिस्टर्स हैं, मींस डिप्यूटी मिनिस्टर्स एंड द हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, ये सारे मिनिस्टर, माइनॉरिटीज मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर फॉर द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट्स. ओके, ये सारे जो जितने मिनिस्टर्स हैं, ये सब अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होके आए हैं और इनको मिनिस्ट्री की पोजीशन ऑफर हुई. कैसे? इसको हम लोग जरा डिटेल में समझेंगे. ये एमएलए जो थे, मींस मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी एक अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी. अगर ऐसा बात करें हम लोग, देखें उत्तर प्रदेश में 403 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं. क्या होता है ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि स्टेट में नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं. कॉन्स्टिट्यूएंसीज मतलब एरिया डिवाइड किया जाता है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन. ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन एरिया डिवाइड किया जाता है और उसी को हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं. उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक लीडर इलेक्ट होता है. उस स्टेट में जो हम लोग बात कर रहे हैं, उस स्टेट से एक स्टेट जो कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होता है लीडर.
वो लीडर इलेक्ट होके मेंबर्स वो लेजिस्लेटिव असेंबली पहुंचता है। कैसे इलेक्ट होता है? सिटीजनसी थ्रू वोटिंग। ओके, सिटीजनसी उसको वोट करते हैं, यानी पीपल उसको इलेक्ट करते हैं, और वो कहां जाता है? लेजिस्लेटिव असेंबली में जाता है। ओके, सो ऐसा होता है। पॉलिटिकल पार्टीज, हम लोग को ये सब पता है कि पॉलिटिकल पार्टीज ही इलेक्शंस लड़ती हैं। ठीक है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अपने इलेक्शन लड़ती हैं। डेमोक्रेसी में यही चलता चला आया है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि हर पार्टी को एक राइट है इलेक्शन लड़ने का। ओके, इलेक्शन लड़ने का, और अपने मेंबर्स को, यानी जो के पॉलिटिकल पार्टीज के जितने भी मेंबर्स हैं उनको एक राइट दिया जाता है कि आप भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। और डेमोक्रेसी में ये भी आपको राइट है कि आप इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ सकते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज भी और इंडिपेंडेंट में कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है जो कि अबव द एज ऑफ 18 है, वो एलिजिबल है, या अबव द एज ऑफ 21 भी है, जो एज ऑफ 21 ही हम लोग कहते हैं कि अभी यूनिवर्सल आइडेंटिटी फ्रेंचाइज के, ठीक है, कि इलेक्शन वो लड़ सकता है, वो एलिजिबल इलेक्शन लड़ने के लिए। ठीक है, सो एमएलए कैसे इलेक्ट होते हैं, या चीफ एमएलए चीफ मिनिस्टर कैसे बनते हैं, आइए जानते हैं। सो रूलिंग पार्टी जो होती है, ठीक है, मेंबर्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी who have won more than half the number of constituencies in a state forms the government. And is called द रूलिंग पार्टी। ओके, यानी पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स, जो मेंबर्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसीज जीती होती है आधी से ज्यादा, किसमें? एक स्टेट में। ठीक है, वही लोग क्या बनाते हैं? गवर्नमेंट बनाते हैं, और उन्हीं को हम लोग कहते हैं रूलिंग पार्टी। और जो मेंबर्स होते हैं उनको कहते हैं हम लोग मेंबर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी। यही एमएलएस बनते हैं, मींस मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। यही लोग लेजिस्लेटिव असेंबली जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। ठीक है, ऑपोजिशन के भी जाते हैं। ठीक है, द अदर पार्टी who loses the election is called opposition. ऐसा नहीं है कि जो अपोजिशन है, मीन्स अदर पार्टी के जो मेंबर्स हैं वो भी एमएलए नहीं सिलेक्ट हुए, वो भी एमएलए सिलेक्ट हुए हैं, बस वो जो मेजॉरिटी थी वो नहीं पार कर पाए। मींस वो आधी से ज्यादा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है, जितने भी पार्टी, उस पार्टी के जितने भी मेंबर्स थे, वो आधे से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज नहीं जीत पाए, वो कम जीते। तभी तो एक कंपैरिजन में अगर देखा जाए कि अगर 100 लोग इस पार्टी से थे और 100 लोग उस पार्टी से भी थे, मीन्स दोनों तरफ से 100 लोग थे, ठीक है, कि लड़ना है 100 लोगों को, ठीक है, जिसकी 60 पॉइंट्स मान लो, एक टाइप से टग ऑफ वॉर समझ लो, इसके 60 पॉइंट्स आ गए, वो जीत जाएगा। इस पार्टी के 60 आ गए तो यही जीतेगी, मीन्स ये पार्टी के कम पॉइंट्स आए। ठीक है, सो यही सिस्टम यहां पे भी अप्लाई होता है कि मेंबर्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी हैव मोर देन हाफ द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ओके, अगर उत्तर प्रदेश को हम लोग देखें, मीन्स वी टुक द एग्जांपल ऑफ उत्तर प्रदेश, देन 403 दे आर इन यूपी। कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं टोटल? 403 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं,
अकॉर्डिंग टू द डेटा फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI का डेटा है कि 403 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं पॉपुलेशन के हिसाब से। आई थिंक 2011 के सेंसस के हिसाब से लेटेस्ट जो सेंसस होगा उसमें शायद सीट्स बढ़ाने की बात हो रही है। ओके, तो यूपी में 403 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। ओके, अब 403 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो पॉलिटिकल पार्टीज जो लड़ती हैं आपस में, उनके मेंबर्स का, यानी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका क्या रोल है, उनका क्या एक एम है, गवर्नमेंट बनाना। गवर्नमेंट कैसे बनेगी? जब वो लोग आधी से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूंसीज मीन्स, अगर हम लोग देखें 403 को अगर हम लोग डिवाइड बाय 2 करें तो कितना आता है? 206 पॉइंट समथिंग, या हम लोग ले लें 207 ले लें। इनको 207 प्लस सीट्स चाहिए होंगी, तभी ये लोग गवर्नमेंट बना पाएंगे, या पॉलिटिकल पार्टी तभी गवर्नमेंट बना पाएगी जब ये लोग 207 प्लस सीट्स लेके आएंगे। ओके, सॉरी 217 तो नहीं, 201 या 202 प्लस ले लें। 202 प्लस सीट्स जब ये लोग लेके आएंगे। आई थिंक 2022 इलेक्शंस में आई थिंक जो बीजेपी की थी उत्तर प्रदेश में 250 प्लस सीट्स आई थी, यानी आधी से ज्यादा सीट्स यानी कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो पार्टी जीत चुकी थी। ठीक है, तभी वो लोग ने गवर्नमेंट फॉर्म करी। ओके, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द होल कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस। ये समझना बहुत जरूरी है, आपके बेसिक फॉर्म करता है पॉलिटिकल साइंस में। कि जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि एमएलए कौन है, तब तक आप चीफ मिनिस्टर्स या कैसे इलेक्ट होते हैं ये समझ पाएंगे, तब तक आपको हायर लेवल की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। जब आप क्लास 10 और क्लास 11 एनसीईआरटी जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें आप लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि अभी आगे बहुत एक कनेक्शन बनाकर डेवलप करके चलना पड़ेगा। तो धीमे धीमे बेस बिल्डअप करना बहुत जरूरी है। ओके, सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द हाउ द मेंबर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म द गवर्नमेंट। ओके, now what happens? The members of the ruling party who have won the election, or we can say that those members who have been elected from their constituencies, or those who have been elected by the people, elect chief ministers from among themselves। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। द मेंबर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी वो हैव वॉन द इलेक्शन इलेक्ट द चीफ मिनिस्टर फ्रॉम अमंग देमसेल्फ। मींस अगर 200 उत्तर प्रदेश में अगर 202 प्लस सीट्स एक पॉलिटिकल पार्टी जीत गई है, तो वो मेंबर्स जितने जो चीफ मिनिस्टर इलेक्ट करेगी वो उन्हीं मेंबर्स में से एक को एज अ लीडर अपॉइंट करेगी, और वही लीडर चीफ मिनिस्टर कहलाया जाएगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर यूपी में योगी जी भी अगर एमएलए एमएलए जीत गए तो वो भी एक एमएलए हैं, तो जरूरी नहीं है कि उनको ही बनाया जाए। 202 प्लस जितनी सीटें हैं, अगर 205 भी हैं, जितनी भी मेजोरिटी सीट्स हैं जो जीते हैं वो पार्टी, वो किसी को भी बना सकती। वो एक कॉन्सेंसस कॉमन कंसेंसस पे आके या कॉपरेशन के जरिए वो किसी को भी एज अ लीडर इलेक्ट कर सकती है। अब आधे लोगों को यही, जिनसे भी अगर इलेक्शन के टाइम पे अगर पूछ लिया जाए, या जितने भी रिपोर्ट प्रेस वाले होते हैं न्यूज़ रिपोर्टर्स, वो अगर पूछते हैं पब्लिक से कि आप कौन चाहते हैं कि कौन जीते, तो वो सिंपल कह देते हैं कि हम तो चाहते हैं कि योगी जी जीते, या हम तो चाहते हैं अखिलेश यादव जीते। तो ऐसा कुछ नहीं है। उनको ये बात, पब्लिक को ये बात समझ जानी चाहिए। उनका काम है वो अपने एरिया के एमएलए को जिताएं। एमएलए एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करता है, और वही पॉलिटिकल पार्टी आगे जाके जितने भी एमएलएज इलेक्ट होते हैं वो कॉमन कंसेंसस से एक लीडर इलेक्ट करते हैं, वही चीफ मिनिस्टर होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि योगी आदित्यनाथ या कोई अखिलेश यादव ही सीएम बने, वो किसी को भी बना सकते हैं। वो उनकी विल है, वो चॉइस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी है। ठीक है,
पब्लिक का क्या काम होता है? पब्लिक काम होता है कि अपनी विल से, उनकी चॉइस होती है कि वो किसी को भी एमएलए बना सकते हैं। ओके, सीएम इलेक्ट करने की पावर हम लोग जहां कह सकते हैं डायरेक्टली जो है पब्लिक के पास नहीं होती। ओके, ये पावर जो है अमंग द लीडर्स होती है, द लीडर्स वो हैव बीन इलेक्टेड। ओके, पब्लिक के पास सिर्फ इतनी पावर होती है कि वो एमएलए को इलेक्ट करें। ओके, थ्रू इलेक्शन, बाय थ्रू वोटिंग। ओके, तो आजकल लोगों को यही नहीं पता है, जिससे भी पूछ लो कि कोई पूछता है कि किसको जिताना है, स्टेट के इलेक्शंस में भी लोग कह देते हैं कि हम तो चाहते हैं मोदी जी आए या राहुल गांधी आए, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो तो सेंटर है, वो अलग मामला है। यहाँ पे भी जरूरी नहीं है। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव जी वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ेंगे। योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर से इलेक्शन लड़ेंगे, तो वो वहां के एमएलए या वो वहां की कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो कानपुर की या कहीं की कॉन्स्टिट्यूंसी को नहीं रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये बात समझनी होगी लोगों को, इतना बेसिक सेंस लोगों में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये चीज पढ़ी नहीं है ना कभी समझी है, तो इसीलिए मुंह खोल के बोल भी देते हैं, क्योंकि इसका अभाव भी नहीं है लोगों को। ओके, अच्छा, अब फिर क्या होता है? नाउ द चीफ मिनिस्टर सेलेक्ट वेरियस मिनिस्टर्स from the members who have been elected। ओके, अब चीफ मिनिस्टर का क्या काम होता है? चीफ मिनिस्टर्स इलेक्ट करता है वेरियस मिनिस्टर्स फ्रॉम द मेंबर्स हु हैव बीन इलेक्टेड, मींस उन एमएलएज में से सीएम सेलेक्ट करता है अपनी कैबिनेट, यानी कैबिनेट फॉर्मेशन करता है कि कौन पीडब्ल्यू मिनिस्टर रहेगा, कौन एजुकेशन मिनिस्टर रहेगा, कौन हेल्थ मिनिस्टर रहेगा, कौन फिशरीज मिनिस्टर रहेगा, कौन एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहेगा। ये सारा काम सीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएम की है कि वो मिनिस्ट्री को सेलेक्ट करे अपने हिसाब से। ठीक है, अच्छा, इसमें एक और आता है। ठीक है, एक और मेंबर है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट का ही पार्ट है, द गवर्नर। ओके, गवर्नर, इसको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। गवर्नर एक बेसिकली सेंटर के अपॉइंट किया हुआ मेंबर ही है, जो स्टेट की कोऑर्डिनेशन को देखता है। ओके, और स्टेट की जितनी भी रिपोर्ट है या कितनी भी जो चीज चल रही होती है करंट, वो सेंटर को रिपोर्ट करता है। गवर्नर का इतना काम होता है। ठीक है, ही इज द मेंबर ऑफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली। ठीक है, वो हैव बीन indoctrinated into the state government. So the governor appoints the CM and अदर्स मिनिस्टर। ओके, सो आई थिंक पूरा कॉन्सेप्ट आपको ये समझ में आ चुका है कि लेजिस्लेटिव असेंबलीज क्या है, मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली किसको कहते हैं, चीफ मिनिस्टर किसको कहते हैं और कैसे इलेक्ट होता है, और बाकी अदर मिनिस्टर्स कैसे इलेक्ट होते हैं। अच्छा, यही जो मिनिस्टर्स होते हैं, या अगर हम लोग कह लें इनका डुअल रोल होता है, मींस द मेंबर्स हु हैव बीन इलेक्टेड from their various constituencies have dual role, means one role as a minister बन गए अगर, या चीफ मिनिस्टर बन गए, तो एज फर्स्ट रोल क्या होगा, एज अ टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज एज अ मिनिस्टर, एंड द अदर टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज एज एन एमएलए। एमएलए के रोल अलग हैं और मिनिस्टर्स के रोल अलग हैं। पहला रोल कौन सा प्ले करना होता है, एज एन एमएलए, मीन्स जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आप सेलेक्ट हुए या इलेक्ट हुए, आपको वहां का डेवलपमेंट पहले करना पड़ेगा। ओके, वहां के काम को या वहां के पब्लिक इश्यूज पहले रिजॉल्व करने पड़ेंगे। उसके बाद जिस चीज को पार्टी ने अपॉइंट किया, जिस चीज के लिए पार्टी ने अपॉइंट किया आपको, यानी एज अ मिनिस्टर, वो चीज आपको देखनी पड़ेगी उसके बाद। ठीक है, पहले जिस एरिया से आप सिलेक्ट हुए, पहले आपके वहां के इश्यूज आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। So I think you have understood all the concept. Okay.
अब यही एमएलए, सो एमएलएस वर्क टुगेदर एज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। यही एमएलए, या हम लोग कह लें कि जितने एमएलए इलेक्ट होते हैं वो सारे रूलिंग पार्टी के सिलेक्ट होंगे। ओके, तो जितने रूलिंग पार्टी के एमएलए होते हैं उनका काम क्या होता है, वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली वो गवर्नमेंट का ही पार्ट एक फॉर्म करते हैं, जो कि एमएलए ऑफ द रूलिंग पार्टी कहते हैं। सारे लोग मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर नहीं सिलेक्ट हुए, लेकिन जो रूलिंग पार्टी के एमएलए हैं वो भी इनडायरेक्टली क्या करते हैं, रोक लिए थोड़ी देर, क्या काम करते हैं, वो गवर्नमेंट का ही एक हिस्सा भी कहलाए जा सकते हैं। ठीक है, इनडायरेक्टली वो गवर्नमेंट का भी पार्ट होते हैं। ओके, अब गवर्नमेंट अगर हम लोग मोटे मोटे सेंस में बात करें, गवर्नमेंट में वेरियस मिनिस्ट्रीज भी आती हैं। सो गवर्नमेंट इंक्लूड वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड these ministries are, या हम लोग कहते हैं वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स कहते हैं हम लोग, तो ज्यादा अगर परफेक्ट रहेगा, इंक्लूड वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड दीज डिपार्टमेंट्स आर हेडेड बाय वेरियस मिनिस्टर्स। ओके, यही जो काम होता है वेरियस मिनिस्टर्स भी मीन्स जो ये वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको हेड कौन करता है, वेरियस मिनिस्टर्स। ठीक है, और यही काम, यही होता है एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, यही बनाते हैं, दे फॉर्म द एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। इसी को हम लोग कहते हैं एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी के बारे में डिटेल में 8th क्लास में है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप ये समझिए, ठीक है। अच्छा, जो हम लोग देखा था लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने मेंबर्स होते हैं वो सिर्फ, यही हम लोगों ने अभी समझा था कि वो रूलिंग पार्टी के नहीं होते, वो अपोजिशन पार्टी के भी मेंबर्स उसमें से कुछ जाते हैं, और कुछ एज ए इंडिपेंडेंट जो इलेक्शन जीत जाते हैं वो भी जाते हैं। ठीक है, सो ऑल द एमएलएस elected in the legislative assembly from the legislature, yeah, they are also called the legislature part of the government. इन्हीं को हम लोग ये लेजिस्लेचर कहते हैं। ठीक है, लेजिस्लेचर का काम क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करना। ठीक है, सो एग्जीक्यूटिव इज आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहीं पे लिख लिए। ठीक है, कि एग्जीक्यूटिव इज आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव यानी जितने वेरियस मिनिस्टर्स होते हैं वो लेजिस्लेटिव के आंसरेबल होते हैं, मींस लेजिस्लेटिव को उनको जवाब देना पड़ता है, यानी सारे एमएलएस को। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम, ठीक है, कि वो एमएलएस रूलिंग पार्टी के हो चाहे अपोजिशन पार्टी के हो, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर अपोजिशन पार्टी भी कोई सवाल करेगी तो उसका जवाब एग्जीक्यूटिव को देना पड़ेगा। और यही चीज रूलिंग पार्टी के लिए भी होती है कि रूलिंग पार्टी के मेंबर्स भी कुछ सवाल पूछते हैं अपने ही मिनिस्टर से। ठीक है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी, ऑफ अ हेल्दी डेमोक्रेसी। देखें कि इन अ डेमोक्रेसी, लोगों ने शायद डिस्कस किया था पहले भी कि डेमोक्रेसी मतलब द डेमोक्रेसी मीन्स फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल, या
ऐसे ही है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल. सो इन अ डेमोक्रेसी people elect their representatives. So the main authority is in the हैंड्स ऑफ पीपल. डेमोक्रेसी में पीपल यानी सिटीजन जो होते हैं वही इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव. जब हम लोगों ने पढ़ा अभी कि एमएलएस जो इलेक्ट होते हैं कैसे इलेक्ट होते हैं, लोग ही इलेक्ट करते हैं थ्रू इलेक्शंस. ठीक है. सो द मेन अथॉरिटी किसके पास है? लोगों के पास ही है. यानी मेन पावर जो है आम जनता के पास है, क्योंकि उनके पास ही ये पावर यानी राइट है, राइट टू वोट. अगर वो ना चाहें तो अब ना ही वोट करें, उनकी मर्जी है कि उनको किसको जिताना है. ओके. ये क्लास 7 एनसीईआरटी में भी ये बात यही लिखी है. ठीक है, मैं इसी को कोट कर रहा हूँ क्लास 7 एनसीईआरटी में पॉलिटिकल साइंस की, कि इन अ डेमोक्रेसी पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव सो द मेन अथॉरिटी इज इन द हैंड्स ऑफ अ पीपल. लोगों के पास ही ये अधिकार है कि वो अपने लोगों को इलेक्ट करें. मतलब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से वो इलेक्ट कर सकते हैं लोगों को. ओके. अब उनका काम क्या है? एमएलएस को इलेक्ट करना है. यही अभी बताया मैंने कि उनका काम है एमएलएस को इलेक्ट करना, ना कि एक कॉमन एक नेम को इलेक्ट करना. अगर कह दिया जाता है जैसे कि हम योगी जी को वोट देंगे, तो वोट योगी जी को नहीं देना है. वोट किसको देना है? वोट अपने एरिया के एमएलएस को देना है. एमएलए जो उनका है या किसी भी एमएलए को उनको वोट देना है, ना कि योगी जी. योगी जी इलेक्शन लड़ने कहीं और नहीं आएंगे 700 किलोमीटर दूर उसी स्टेट में. उनको इसी एमएलए जो है जो उनका लड़ रहा है उनको वोट देना है. अब वो एमएलए भी उनके ही नाम पे वोट मांगते हैं, या लोग भी उनका ही नाम समझ के इन एमएलए को वोट देते. तो आपको ऐसा नहीं करना है. ये एक बेसिक सिविक सेंस है या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. वो कैसे पता चलेगी? जब तक आप पढ़ेंगे नहीं. जब आपको ये पता चलेगा कि आपको वोट किसको करना है. यही आपको नहीं पता कि वोट किसको करना है. आपने कह दिया कि योगी जी को वोट करेंगे, लेकिन वोट दे, लेकिन योगी जी नहीं खड़े हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी से. आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके हाथ में? जो आपके एरिया में कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन लड़ रहा है. सो आपको उसको वोट करना है. आपके उसके वर्क को ध्यान रखना है. आपको उससे अकाउंटेबिलिटी मांगनी है कि आप हमें वर्क दिखाइए कि आपने 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में क्या वर्क किया. लोग को सीएम से जो अकाउंटेबिलिटी मांगने लगते हैं वो अलग बात है, लेकिन सबसे पहले अपने एरिया में जिनको आपने सेलेक्ट किया है आप उनसे अकाउंटेबिलिटी मांगिए. आधे लोगों को यही नहीं पता है कि उनके एरिया के एमएलएस कौन है. जितने भी मेरे कुछ दोस्त भी हैं उनको यही नहीं पता कि एमएलए किसको कहते हैं. आधे बीटेक कर रहे हैं, बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता कि एमएलए और एमएलसीज और ये सब कैसे इलेक्ट होते हैं. लेकिन तारीफ करनी है किसी भी गवर्नमेंट की जो पावर में हो या किसी की भी, क्योंकि उन्होंने ये सब पढ़ा ही नहीं. सो अगर हम लोग कंक्लूजन पे पहुंचे कि सबसे पहले क्या होता है. अच्छा, एक और बात, ये जितने भी एमएलए होते हैं या सीएम होते हैं या गवर्नमेंट के लोग होते हैं वो अकाउंटेबल होते हैं. ठीक है. और ये अकाउंटेबिलिटी कहाँ शो करते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली में. लेजिस्लेटिव असेंबली में यूपी में अगर देखा जाए तो विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली लखनऊ में. तो यहाँ पे ये अकाउंटेबिलिटी शो करते हैं. कैसे? थ्रू पब्लिक डिस्कशन, डिबेट, थ्रू क्वेश्चंस. ठीक है. जितने भी एमएलए ऑफ द अपोजिशन होते हैं, अपोजिशन पार्टी, वो सवाल पूछते हैं. और गवर्नमेंट के जितने मिनिस्टर्स होते हैं वो अपना काम बताते हैं या सरकार को डिफेंड करते हैं. उनका काम क्या है? अपने गवर्नमेंट को डिफेंड करना या मेजोरिटी को अपना बनाए रखना, उनको डिफेंड करना. तो वो बताते हैं कि हम लोगों ने ये साल में ये काम कराया, ये नहीं काम कराया, ये सारी चीजें हुई, डेवलपमेंट वर्क हुए, वेलफेयर स्कीम हुई, इतने लोगों तक ये स्कीम्स पहुंची, या इस एरिया में इतना डेवलपमेंट हुआ. ये सारे एमएलए की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो अपने वर्क को शो करें. लेकिन नहीं होता ऐसा, और पब्लिक भी इसका कोई जवाब नहीं मांगती है. 5 साल के अंदर अंदर भी कोई जवाब नहीं मांगती. बस वोट देना ही उनका एक काम हो गया है. और वोट किसको देना है उनको यही नहीं पता. उनको सिर्फ 1-2 नाम ही पता है जो उनके एक लीडर हैं. बस उसके अलावा उनको कौन एमएलए भी है उनके एरिया का उनको नहीं पता. उनको उससे मतलब ही नहीं है. उनको लगता है कि जो लीडर यानी जो सीएम है या जो लीडर है उनका, वो आके काम कराएगा. तो वो बिल्कुल ऐसा गलत सोचते हैं. सो
इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रेस कॉन्फ्रेंस. ओके, सो थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑल्सो द पीपल होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल. ओके, सो एंड द गवर्नमेंट ऑल्सो हैव टू आंसर टू द क्वेश्चंस ऑफ द पीपल ऑल्सो. ठीक है, थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंस. ठीक है, सो मीडिया ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in asking the questions the government and asking the and accountability and proving the accountability. Okay, पर वो भी आज एक कल्चर खत्म हो रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस का कल्चर या मीडिया फॉर डेमोक्रेसी भी. सो पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. ओके, सो रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं. ठीक है, सो representatives who have won half the constituencies from major political party form the government. और यही गवर्नमेंट में these members elect CM and other ministers. ओके, उसके बाद यही जो मिनिस्टर्स होते हैं यही इंचार्ज होते हैं किसके, वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के. they are in charge of various government departments. Also they have to answer to the legislature also. ठीक है, so what one work done by the ministers or the departments also have to be answerable to the legislature or have to be approved by the legislature. जब तक legislature उसको अप्रूव नहीं करेगा तब तक वो जो है काम भी नहीं कहलाया जाएगा. कैसे, वो जब लॉ पास होता है तो वो सबकी सहमति मांगता है कि लॉ को एज अ बिल को या बिल हम लोग कह ले बिल को लॉ बनाने के लिए वो क्या प्रोसेस है वो हम लोग जब पार्लियामेंट पढ़ेंगे तब हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे. ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही समझ ली कि वर्क डन बाय द डिपार्टमेंट्स और द मिनिस्ट्रीज. ओके, हैव टू बी अप्रूव बाय द लेजिस्लेचर. अगर लेजिस्लेचर उसको अप्रूव नहीं करता है तो वो काम भी नहीं कहलाया जाएगा. ठीक है, वो काम पूरा नहीं हो सकता है. ठीक है, तो लेजिस्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. एग्जीक्यूटिव को भी कंट्रोल लेजिस्लेचर ही करता है. ओके, सो आई थिंक दिस इज द होल कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर. अगर हम लोग समरी में देखें, अगर ये पूरी समरी है. ओके, सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ओके, जाते जाते आपको भी एक क्वेश्चन देके जा रहा हूँ. सो आपका होमवर्क है तो आप करके रखिएगा इसको. ओके, सो थैंक यू एवरीवन.